हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लेकर आए हैं लास्ट रिवीजन। सबसे पहले हम लोग ग्रेविटेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री देखेंगे, बहुत सारी ट्रिक्स भी देखने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि पेन और कॉपी को अपने पास रखिए ताकि आप लोग लिख सकें नोट्स। सबसे पहली चीज आती है ग्रेविटेशन में कि हमारे पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये हमसे कहता है कि अगर हमारे पास दो मासेस हैं m1 और m2, तो इनके जो बीच की फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनके प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। अगर कभी भी कोई भी ग्राफ हमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल का बनाना होता है तो उसका ग्राफ इस तरह से आता है, याद रखिएगा, और इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरबोला, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। अगर कोई भी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तो लीनियर ग्राफ आता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो फोर्स हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। यहां जब हम कांस्टेंट लगाते हैं तो इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और 6.67 इंटू 10⁻11 इसकी वैल्यू होती है। यूनिट याद रखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट चीज। अच्छा, यहां से किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखिएगा। अगर कहा जाएगा कि फोर्स की रेशियो बताइए, अगर मास डबल हो रहा है, रेडियस आधा हो रहा है, तो हमें ज्यादा कैलकुलेशन कुछ नहीं करना होता, ज्यादा मुश्किल नहीं होता, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक और दिमाग लगाना होता है। तो F1 इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब मान लीजिए कि हमारे पास इस मास को उन्होंने कह दिया कि हाफ करना है, तो हम F2 इज इक्वल टू जी, इसको डबल कर दे रहे हैं, या जो भी कहा जाएगा वो कर देंगे। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो रेशियो हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। तो 1:2 रेशियो आ गई। इसी तरह से रेडियस का कह दिया, किसी भी चीज का कह दिया, तो हम इसी फॉर्मूले में उसको पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। लेकिन मास को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज जब ऊपर से नीचे आएगी तो उस पर ग्रेविटी लगती है। अब हमने एक फॉर्मूला देख लिया कि एफ इजिकल टू मास इनटू ग्रेविटी है, और दूसरा फॉर्मूला अभी हमने देखा था जो पहले देखा। तो जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे फोर्सेस को, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहां हमारे पास जी एम अपॉन आर स्क्वायर आएगा। जब हम यहाँ वैल्यूज रखते हैं जी की, m यहाँ मास ऑफ अर्थ है, ग्रेविटी रेडियस ऑफ अर्थ है जिसकी वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर, और 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर भी लिख सकते हैं। तो जब हम इनकी वैल्यूज लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ हमने एक फॉर्मूला और देखा था, अभी पीछे लिखा हुआ है, वो है टाइम पीरियड। अगर पेंडुलम रोटेट रिवॉल्व करेगा, घूमेगा, ठीक है, ऑक्सिलेट करेगा, ठीक, अगर पेंडुलम ऑक्सिलेट करेगा, तो इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये हम लोगों ने अभी यहाँ पीछे देखा है। तो आप लोग इसको लिख लिएगा अलग से, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है एक बार। अच्छा, फॉर्मूला वो चले गए, चलिए अभी मैं लिखवाता हूँ अभी आपको। ठीक है, तो यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन हाइट एंड डेप्थ बोथ। याद रखिएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है अगर हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं डेप्थ में। अगर हमारे पास हाइट गिवन है तो फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, और अगर डेप्थ गिवन है तो हमारे पास फॉर्मूला ये होता है। याद रखिएगा, हाइट की वैल्यू मान लिया हमसे कहा गया कि 1000 किलोमीटर पे बताइए, तो 1000 यहाँ वैल्यू लिखेंगे, आंसर निकाल लेंगे। ये हमारे पास जो हाइट पे ग्रेविटी होगी वो होगी। इसी तरह से नीचे की तरफ जा रहे हैं, डेप्थ के लिए जितनी भी डेप्थ कहा जाएगा उतना कर देंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम होता है पोल पे और मिनिमम होता है इक्वेटर पे, याद रखिएगा ये चीज। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, याद रखिएगा। प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। यहाँ फोर्स की जगह हम जो भी वैल्यू होगी वो लगा सकते हैं। एरिया अगर सरफेस एरिया होगा तो 4πr² लगा सकते हैं। इसी तरह से रेक्टेंगल का एरिया होगा, तो इस तरह से जो भी चीज पे हम प्रेशर लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बनाया जा सकता है।
डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, यूनिट हो जाता है इसका केजी पर मीटर क्यूब, याद रखिएगा। रिलेटिव डेंसिटी बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। रिलेटिव डेंसिटी रेशियो कहते हैं जब किसी भी सब्सटेंस की हम डेंसिटी निकालेंगे जिसको ऊपर लिखा जाएगा और डेंसिटी ऑफ वाटर को नीचे रखा जाएगा। अगर ये आर डी जो कि एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, ये हमारे पास बड़ी भी आ सकती है, छोटी भी आ सकती है 1 से। अगर ये बड़ी आती है तो वो चीज हमेशा सिंक कर जाएगी। अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा है तो वो चीज नीचे डूब जाती है, और अगर ये होगा तो वो फ्लोट करेगी, ठीक है, मतलब अगर 1 से कम है तो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी बार एंट्रेंस में आ चुका है। ये है हमारे पास अ ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट्स इन अ लिक्विड विद द fourth fifth of its volume submerged. If relative density of wood is, then the density of liquid. Density of liquid हमें बताना है। अब जरा समझिए, इसकी मैंने लास्ट में एक ट्रिक बता दी है, पहले वो वाला क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग, ताकि ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकें, ठीक है। ये हमारे पास है, देखिए ये क्वेश्चन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी लिक्विड में पार्शली या होली इमर्ज्ड है, तो उसमें जब हम देखेंगे, मैं डायग्राम बताता हूं आपको। मान लीजिए हमारे पास ये लिक्विड है और इसमें हमारे पास कोई भी चीज हम डिप करते हैं, तो अब जब हम डिप करेंगे तो यहां से वॉल्यूम पानी बाहर निकलेगा, तो ये जो वॉल्यूम होगा वो इसके वेट के बराबर होगा। रिलेटिव डेंसिटी के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है वेट जो एयर में हमारे पास होगा। मान लीजिए मैं इस पेन को वेट करता हूं, मैंने एयर में वेट किया, उसके बाद मैं नीचे लिखता हूं जो डिफरेंस हो गया, मतलब एयर में और वाटर में जो डिफरेंस होगा वेट का, वो तो वही हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी हो जाती है। फॉर्मूला पुट करना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। एक क्वेश्चन आता है जो कि एंट्रेंस में भी आया था कि 1 अपॉन, अगर कोई भी लिक्विड में एक 1/11, 2/3, 4/9 इस तरह से ये लिक्विड में इमर्ज हुए हैं, तो कुछ भी मत करिएगा, सिर्फ इसको से डिवाइड करिएगा, इसको से डिवाइड करिएगा, इससे इसको डिवाइड करिएगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी उसी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है आप लोगों के इंटरेस्ट में, चेक करिएगा। यहां हमारे पास आता है gm/r²। अगर हम m की वैल्यू निकालते हैं, अगर हम m की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा इधर, तो gr² अपॉन ये डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, हम लोग जानते हैं। अब इस मास की जगह मैं ये वैल्यू लगा देता हूं, तो gr², ये हो गया हमारे पास gr² अपॉन जी, और वॉल्यूम की जगह मैंने वॉल्यूम लिख दिया। लेकिन वॉल्यूम क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो स्फेरिकल होती है, तो 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होता है हमारे पास स्फीयर का, हम डेंसिटी की वैल्यू लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाता है जो कि अर्थ की डेंसिटी है, ठीक है, याद रखिएगा। अ बॉडी फ्लोट्स विद, ठीक है, 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन काफी बार आ चुका है बेटा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना तेज क्यों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ अभी आप लोगों को कि इस वक्त जो टाइम हो रहा है, ठीक है, ये रात के तकरीबन 3 बज रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि जल्दी खत्म करना है, एक्चुअली मुझे ज्यादा पढ़ाना है इसलिए तेज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बॉडी फ्लोट्स विद 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड, जो हमारे पास बॉडी, जो भी बॉडी है वो फ्लोट कर रही है 1/3, 3 ऑफ इट्स आउटसाइड, और जो बचा हुआ पोर्शन है 3/4 वो बाहर है, वो दूसरे लिक्विड में, ओके। डेंसिटी ऑफ अनदर लिक्विड हमें बतानी है। याद रखिएगा क्या करना है, जरा समझिए, बहुत आसान बना दिया है मैंने, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा। ऊपर लिखिएगा जो हमारे पास वॉल्यूम है आउटसाइड, ठीक, आउटसाइड जो हमारे पास वॉल्यूम है वो, उसके बाद हम लिखते हैं जो हमारे पास वॉल्यूम होगा दूसरा वाला, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ डेंसिटी लिखेंगे जो हमारी बॉडी की है, और इसको लिखेंगे, हमें डेंसिटी ऑफ अनदर लिक्विड बतानी है, मतलब हमें डेंसिटी बतानी है यहाँ, ठीक। तो सबसे पहले हम आउटसाइड वाली वॉल्यूम देखेंगे जो कि हमारे पास 1/3 है, उसके बाद नीचे 3/4 वाली लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, हम लोग यहाँ आउटसाइड फर्स्ट लिक्विड के लिए बोल देते हैं, ये सेकंड लिक्विड के लिए बोल देते हैं। इसको सॉल्व करा जाएगा, आंसर आएगा, ठीक है। इसकी जगह हम 1/3 लिख देंगे, 1/3/3/4 इज इक्वल टू, डेंसिटी हमें निकालनी होगी, डेंसिटी ऑफ वाटर याद रखिएगा 1000 होती है, 1000 डेंसिटी ऑफ वाटर होती है, याद रखिएगा।
ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास ए आ जाए शायद, या 4/9, बी भी आ सकता है। चेक कर लिएगा आप लोग, बताइएगा ऑप्शन में, आप लोगों को कमेंट में बताना है आप लोगों को कि इसका आंसर क्या रहा है। ठीक है, और समझ में आ गया कि नहीं, अगर नहीं आया तो मैं कमेंट में बता दूंगा कि किस तरह से उसको कर सकते हैं। ठीक है, आंसर चेक कर लिएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट नहीं आता है कुछ भी, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जरा जल्दी से। और यहाँ मैंने कुछ स्लाइड सेव करी थी, मगर कुछ दिक्कत हो गई है लग रहा है, इस वजह से वो नहीं है। तो मैं क्वेश्चन आप लोग जो टॉपिक मैंने किए थे मैं जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहली चीज आती है हमारे पास आइसोमर्स। ठीक है, आइसोमर्स कैसे कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different structure। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उनको हम बोल देते हैं आइसोमर्स। एग्जाम्पल देखते हैं जरा, CH3, CH2, CH2, CH3। अब हम जब इसका स्ट्रक्चर अलग बना देंगे तो CH3, CH, CH3 यहाँ। अगर हम ऊपर वाले स्ट्रक्चर में देखेंगे तो हमारे पास जो कार्बन है वो 4 हैं, और हाइड्रोजन टोटल अगर हम करेंगे तो हमारे पास 10 आएंगे। अगर हम इसको देखेंगे तो इसका IUPAC नेम अलग होगा। तो याद रखिएगा कि जो आइसोमर्स होते हैं उनका IUPAC नेम हमेशा अलग होना चाहिए। इसमें हमारे पास जो कार्बन है वो 4 हैं और हाइड्रोजन 10 है। सिमिलरली अगर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसको हम पेंटेन बोल देते हैं, तो पेंटेन के लिए हमारे पास जो कार्बन होंगे वो होंगे 5। ठीक, तो C5H12 हो गया। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट करता हूं, तो मान लीजिए मैंने स्ट्रक्चर कर दिया इसका ये एक कार्बन, अभी भी कार्बन 5 है, हाइड्रोजन ये है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग हो गया, इसका IUPAC नेम अलग हो गया। अगर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर अलग हो जाता है लेकिन जो फॉर्मूला है वो सेम रहता है, उनको हम आइसोमर्स बोल सकते हैं, और इसको हम बोल देंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, याद रखिएगा, हम जो लॉन्गेस्ट चेन है यहाँ पेंटेन हो रही है लेकिन यहाँ ब्यूटेन हो सकती है। इसी का दूसरा नाम होता है आइसो। याद रखिएगा, अगर सारे कार्बन लाइन से लगे होंगे सिवाय एक के तो उसको आइसो बोल दिया जाता है। इसी तरह से अगर सारे कार्बन लाइन से लगे होंगे, सारे कार्बन अगर लाइन से लगे होंगे और दो अलग होंगे, ठीक, दो अलग होंगे, कार्बन इसमें टोटल 5 हैं, हाइड्रोजन 12 होंगे, चेक कर लिएगा आप लोग। ठीक, तो इसको नियो बोला जाता है, नियो। और अगर कोई भी चीज स्ट्रेट चेन में होती है तब उसको एन बोल दिया जाता है। इसका मतलब इसको एन एन पेंटेन बोल सकते हैं। एन का मतलब यहां नॉर्मल होता है। यहां हमारे पास आती है एक कुछ चीज आप लोगों को खुद से पढ़ लेनी है। अभी मैं हुआ तो ग्रुप में नोट्स डाल दूंगा। तो उसमें सबसे पहली चीज है हमारे पास ग्रीन हाउस गैस। ठीक, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस में हमारे पास CH4 आती है, CO2 आती है, N2O आती है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आती है। तो याद रखिएगा कि ग्रीन हाउस गैसेस हमारे पास कौन कौन सी हैं। इसी तरह से जो बायोगैस होती है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो CH4 होती है इसके पास, इसमें होती है CH4 जो कि तकरीबन 70 से 75% होती है। इसके अलावा CO2 होती है। तो याद रखिएगा, दो मेन कंपोनेंट्स हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और मैं अभी आप लोगों के लिए हो सकता है कल एक लाइव क्लास रखूं तो उसको और देख लीजिएगा। और एक चीज और आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी, वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी जो फॉर्मूला हमारे पास इसके लिए होगा, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम जो होती है वो हमसे कहती है कि जो वर्क डन होता है हमारे पास वो बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन निकालने के लिए हम 1/2 mv² माइनस का 1/2 mu² लगा सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर हमसे कभी भी कहा जाता है कि किसी भी कार की वेलोसिटी इतने से इतने हो जाती है तो वर्क डन बताइए, तो मास हमें गिवन रहेगा, वेलोसिटी हमें इनिशियल और फाइनल दी रहती हैं, हम आंसर लगा सकते हैं। एक रिलेशन होता है जो कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में होता है, ठीक है। तो हम याद रख लेंगे कि जो मोमेंटम होता है हमारे पास वो होता है √2mke। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन बनते हैं यहाँ से, पिछली बार क्वेश्चन इसी से आया है। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ वीडियोस डाल दूंगा, जरूर जरूर देख लीजिएगा बेटा, ताकि आप लोग को तैयारी करने में ज्यादा परेशानी ना हो। अभी हम लोग इतना ही रखते हैं। मैंने स्लाइड्स बनाई थी मगर हम लोग दूसरी मतलब उस पर चले गए, दूसरे अ, मैंने एप्लीकेशन खोल दी, इस वजह से वो खुद ही डिलीट हो गई। तो कोई बात नहीं है, मगर आप लोग अभी इतना करिए और मैं और चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, लाइव क्लास भी लेकर आता हूँ कल। ठीक है बच्चों, बाय, अल्लाह हाफिज़।